बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर सेकंड एग्जांपल ऑन फ्रेम एनालिसिस। सो लास्ट एग्जांपल में हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया था और जनरल मेथड से हमने उसको बैलेंस किया था। सो इस एग्जांपल में हम स्पॉट सेटलमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम सेम फ्रेम ले रहे हैं, सेम लोडिंग पोजीशन ले रहे हैं और आई और 2i भी हम वही फ्रेम ले रहे हैं बिकॉज हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। जो कैलकुलेशन उसमें की थी हम वो वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं करना चाहते, जस्ट हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। सो बेसिक स्टेप्स वही रहेंगे। हमें क्या करना होगा, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो कि मैं इसको बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूँ। लाइक मैंने लास्ट एग्जांपल में कंसिडर किया था ताकि हमारे पास कैलकुलेशंस कम हो। आप इसमें मूवमेंट को अननोन ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, ए वाई, कुछ भी कोई भी दो रिएक्शन अननोन ले सकते हैं जिसके पास फ्रेम आपके पास सिर्फ स्टेबल हो, तो आप वही आपका बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होगा। मैं ये वाला इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट पार्ट में मैंने इसको दिया था और इसी वजह से, और इसकी सेकंड रीज़न ये है कि आपके पास इस पे सेटलमेंट इन्वॉल्व है। जिस स्पॉट पे आपके पास सेटलमेंट इन्वॉल्व होगी फ्रेम के केस में, मोस्ट ऑफ द केसेज आप वही उसी को ही रिडंडेंट एक्शन कंसिडर करेंगे। बिकॉज अगर आप किसी दूसरे स्पॉट को एज अ रिडंडेंट एक्शन कंसिडर करते हैं, उसकी सेटलमेंट को इन्वॉल्व करना बीम के केस में तो थोड़ा बहुत आसान था, लेकिन फ्रेम के केस में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप उस पर इसको 0.5 नीचे लेके आएंगे, ये 0.5 होगा, ये किसी एंगल से रोटेट होगा, फिर यहाँ पे वो बैकवर्ड भी जाएगा, एंगल से रोटेट होगा, तो बहुत कुछ इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेम के केसेस में हमेशा उन ही को प्रेफर करें जो कि आपके पास जिन पर सेटलमेंट है। So this is our basic determinant structure. Now DRS will be DRS. So आपके पास this is AR1, तो आपके पास ये हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके पास लेफ्ट राइट वर्ड गया हुआ है और मैंने रिएक्शन लेफ्ट वर्ड लिया हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा -0.5/12 क्योंकि हम इन चीज़ को फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल बी -0.75/12। सो DRS मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू -0.0417 एंड -0.0625। अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो माइनस है इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से है। ये लेफ्ट वर्ड है और जो ये फ्रेम मूव हो रही है वो राइट वर्ड है। हम आपके लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। अगर आपने AR1 की डायरेक्शन ये वाली चूज़ की हुई है तो आपके पास ये 0.5 पॉजिटिव आएगा। या डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव नहीं लिया हुआ, जस्ट हमने AR2 को अपवर्ड लिया था और सेटलमेंट डाउनवर्ड है, तो उस वजह से आपके पास ये नेगेटिव आ रहे हैं। तो सो द सेकंड स्टेप विल बी टू एनालाइज द बीम अंडर एक्चुअल लोड। टू एनालाइज द फ्रेम अंडर एक्चुअल लोड। सो आपने फ्रेम ले ली, उस पर एक्चुअल लोड लगा दिए। हाउ टू राइट द मूवमेंट फंक्शन, ये हम लास्ट पार्ट में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी लेक्चर का पेज है, हम जस्ट उसी को प्रेफर कर रहे हैं ताकि आपके पास, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपके पास कंसेप्ट इजीली रिवाइज हो जाएंगे। सो हमने मूवमेंट की इक्वेशन लिखी, देन फिर हमने AR1 की जगह यूनिट लोड लगाया, उसके लिए मूवमेंट की इक्वेशन लिखी, एंड AR2 की जगह मूवमेंट लोड लगाया, उसके लिए मूवमेंट की इक्वेशन लिखी। मूवमेंट की इक्वेशन हम लास्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। नाउ अगेन उसके लिए टेबल बना रहे। टेबल आपके पास इजी कैलकुलेशन के लिए हम टेबल को प्रेफर करते हैं। आप जस्ट इनको देख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी या इंस्पेक्शन थोड़ी सी फास्ट है। सो जस्ट DRL मैट्रिक्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं ये भी लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही हमने DRL मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया तो 1/EI। सो अगर आप मेन इक्वेशन देखें तो DRS मैट्रिक्स ड्यू टू सेटलमेंट एंड DRL मैट्रिक्स ड्यू टू लोड, वो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो वो आपके पास नंबर में है और इसके साथ 1/EI है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, 1/EI को खत्म करेंगे। सो इस केस में आपके पास EI गिवन है, EI इज इक्वल टू 125,000 फीट स्क्वायर। सो आपने इसको भी 125,000 पे डिवाइड करना है एंड सेकंड वन को भी आपने 125,000 पे डिवाइड करना है। सो आपके पास ये आ जाएगा 1.3725 एंड -4.185। दिस विल बी आवर DRL मैट्रिक्स, फाइनल DRL मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू find out our flexibility matrix. So this was from the previous lecture, 5625 -6750 -6750 plus 18,000, that was plus 18,000. सो सेम आपने ये भी 1/EI है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसमें 1/EI इन्वॉल्व नहीं है किसी भी जगह, तो आपने 1/EI को खत्म करना होगा। सो हम इसको क्या करेंगे, 125,000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.045 -0.054 -0.054 एंड 0.144। सो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आ गया बाई डिवाइडिंग 125,000। EI इक्वल टू 125,000 के फीट स्क्वायर। सो जैसे ही आपके पास अगर AR की इक्वेशन लिख लें तो AR इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ DRS मैट्रिक्स माइनस DRL मैट्रिक्स। सो DRS और DRL आपके पास ऑलरेडी हैं। DRS इज
due to settlement, and that was DRS was minus 0.0417 and minus 0.0625 minus DRL. So DRL is minus 1.3725 एंड माइनस आपके पास अब यहाँ पे ये वाला माइनस भी है, माइनस DRL, यहाँ पे ये वाला माइनस भी है, सो प्लस 4.185 ये आपके पास आ जाएगा DRL इसका रिजल्ट, एंड यहाँ पे आपके पास 0.045 माइनस 0.054 एंड 0.144 इनवर्स. सो आपके पास यहाँ से जो AR का रिजल्ट आएगा दैट विल बी अवर रिडंडेंट एक्शन. सो फर्स्ट वन इज 5.32 एंड द सेकंड वन इज 30.62. सो पॉजिटिव आए हैं तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो आपके पास क्या है, राइट डायरेक्शन है. सो नाउ हम इसको बैलेंस करते हैं फ्रेम को बाय यूजिंग जनरल मेथड. जनरल मेथड आपने जस्ट लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड देख के इसको क्या करना है, बैलेंस करना है. सो 5.32 एंड 30.62 इज आवर अपवर्ड डायरेक्शन. सो आपके पास 30.62 अपवर्ड लग रहा है, 60 डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 29.38 अपवर्ड लग रहा होगा. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड. ये समेशन ऑफ अप्लाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर दिए. 5 राइट वर्ड लग रहा है, 5.32 लेफ्ट वर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब है 0.32 आपके पास लेफ्ट वर्ड लग रहा होगा. अगर आपके पास मूवमेंट यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मूवमेंट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी होगी. 5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 30.62 मल्टीप्लाई बाई 30. तो यहाँ से आपके पास मूवमेंट आ जाएगी डेट विल बी 56.7. दिस इज 56.7 आवर 56.4 एक्चुअली 56.4 इज आवर मूवमेंट. नाउ हम मेंबर्स को बैलेंस करते हैं. 30.62 अपवर्ड, 30.62 डाउनवर्ड, 5.32 लेफ्ट वर्ड, 5.32 राइट वर्ड. सो ये आपके पास कपल मूवमेंट बन रही है. आप 5.32 मल्टीप्लाई बाय 15 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी 5.32 मल्टीप्लाई बाय 15, तो डेट विल बी 79.8. इट इज़ 79.8. सो सेम यहाँ से फोर्सेस उस जॉइंट से इस जॉइंट पे शिफ्ट करते हैं. 30.62 एंड 5.32 5.32. अगेन सेम आपने ये जो 5 किया था इस जॉइंट पे नहीं लगाया, इस जॉइंट पे लगाया, क्योंकि अगर आप इस जॉइंट पे लगाते तो ये ट्रेवल होकर इस तरफ आता और यहाँ पे आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है जो इसको रेजिस्ट करे. सो 5.32 आपके पास यहाँ से ट्रेवल होकर इस तरफ जाएगा जहाँ पे आपके पास सपोर्ट है इसको रेजिस्ट करने के लिए. 30.62 अपवर्ड, 60 डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है 29.38 आपके पास अपवर्ड लगेगा. देन आपके पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी 79.8. सो यहाँ पे अगर आप मूवमेंट की इक्वेशन लिख लें, माइनस एम, इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूँ, माइनस एम प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड प्लस 79.8 माइनस 30.62 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 61.2. सो यही 61.2 आपके पास यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज 61.2 एंड 29.38 अपवर्ड, डाउनवर्ड 29.38 अपवर्ड. 5 यहाँ पे आपके पास जॉइंट की फोर्स आ जाएगी 5 के एंड 5.32. सो इसको रेजिस्ट करने के लिए 0.32. अगर आप मूवमेंट का क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और बैलेंस करें तो आपके पास यहाँ पे 56.4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाएगी. सो डेट वाज आवर प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन फ्रेम एनालिसिस. इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं. जस्ट अगर मेंबर आपके पास बैलेंस है तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना इजी होगा. सो इसके बाद हम एक और एग्जांपल फ्रेम एनालिसिस डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम ट्रस एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं.